इस क्लास में हम हमारे देश के जो विभिन्न नाम हुए हैं, जैसे आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बूद्वीप, यिंतू, ये जो नाम हैं, और भारत के कई उपनाम हैं जैसे सोने की चिड़िया, सपेरों का देश, बुद्ध की धरती और मेलुहा। ये जो नाम हैं, इनके पीछे की क्या कहानी है उस पर आपसे बातचीत करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले आप देखिए हम पढ़ने वाले क्या हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का एक सामान्य परिचय। नॉमेनक्लेचर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का नामकरण। सबसे पहले हमको नाम देखने को मिल रहा है आर्यावर्त। आर्यावर्त जो है ये देखिए तो सबसे पुराना नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे देश का सबसे पुराना नाम कौन है? आर्यावर्त। यह अखंड भारत का धार्मिक और सांस्कृतिक नाम है। यहाँ पर शब्द जो अखंड प्रयोग हुआ है, अखंड का मतलब ये हुआ आज जो वर्तमान का पाकिस्तान आप अलग देखते हो ना, पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो अलग हुआ बांग्लादेश, ये और साथ में क्या बताइए इंडिया, इसको क्या बोलते हैं? अखंड भारत। आप समझ रहे हो ना, अखंड भारत का धार्मिक और सांस्कृतिक नाम है। यह नाम आर्यों द्वारा दिया गया। अभी हम समझेंगे कि आर्य क्या है, कौन है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर्य 1500 बीसी में ऋग्वैदिक काल में भारत आए। जब हम वैदिक एरा को पढ़ते हैं, अपने हिस्ट्री में जब हम वैदिक एरा को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक वैदिक एरा होता है, एक वैदिक एरा, और एक होता पोस्ट वैदिक एरा। पोस्ट वैदिक एरा का मतलब ये हुआ कि उत्तर ऋग्वैदिक काल। तो इसको हम पढ़ते हैं 1500 से लेकर के 1500 बीसी से लेकर के 1000 तक इसको पढ़ते हैं, और 1000 से लेकर के 600 बीसी तक जो है यहाँ पर बीसी रहेगा। बीसी का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले की बात है। तो इसको हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो आर्य लोग कब आए? आर्य लोग आए 1500 बीसी में। यानी अगर आज देखो तो आज अगर 2000 चल रहा है तो 2000 साल पहले चले जाओ और 1500 पीछे और चले जाओ, यानी आज से 3500 साल पहले की बात यहाँ पर की जा रही है, उसके आसपास की बात की जा रही है। आर्य हमारे देश में आए तो आर्यों की उत्पत्ति व अपने देश में आने की विचारधारा क्या थी? सबसे पहले तो यहाँ लिखा है आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, अच्छे हृदय वाला, आदर्श, कुलीन, आस्तिक। ये आर्य का मतलब होता है। वैसे आप देखते हो, सुने होंगे या देखे होंगे, पढ़े होंगे कि माता सीता जो है वो प्रभु श्री राम के लिए आर्य शब्द का प्रयोग करते थे। आर्य का मतलब वहाँ पर अच्छे हृदय वाला, आदर्श हैं, कुलीन है, ऐसा श्रेष्ठ है। तो आर्य शब्द जो है वो इन शब्दों के लिए प्रयोग हो सकता है। अब यहाँ पर जो अलग अलग विचारधारा है कि आर्य कहाँ से आए, तो यहाँ पर लिखा संपूर्णानंद के अनुसार आर्य सैंधव प्रदेश के थे। अब ये सैंधव प्रदेश क्या है आपको बताते हम चलें कि भारत में एंट्री करने का एकमात्र साधन था, एकमात्र जगह थी जो कौन था बताइए? इंडस रिवर या सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु रिवर थी, और वो जो सिंधु रिवर थी उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह सैंधव प्रदेश कहलाया। आप समझ पा रहे हैं ना, क्या कहलाया? सैंधव प्रदेश। ये कहाँ रहे हैं मैं उसकी बात आपसे करूंगा। दूसरा मत यहाँ पर है पंडित गंगानाथ के अनुसार आर्य जो है ब्रह्मर्ष यानी बर्मा देश से आए, बर्मा व थाईलैंड से आए। अभी जब आप भारत का मैप देखोगे तो भारत के दाएं तरफ एकदम जुड़ा हुआ वो बर्मा है। बर्मा जो म्यांमार का पुराना नाम है, और थाईलैंड उसके आगे और मिल जाएगा, चलोगे तो थाईलैंड मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तिलक साहब ने क्या कहा? बाल गंगाधर तिलक, वही भारतीय अशांति के जनक। किसने कहा था आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक अंग्रेज लेखक था जिसने इन्हें भारत में अशांति के जनक कहा। तो खैर बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है आर्य वैदिक संहिता के अनुसार जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये उत्तरी ध्रुव क्या होता है? उत्तरी ध्रुव, जब हम पूरी पूरी पृथ्वी को हम जब देखते हैं ना, तो उसका जो ऊपर वाला इलाका है उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। आपको समझाता हूं, अभी ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे अगर पृथ्वी के एक प्रकार की हम ये संरचना आपको दिखाएं, पृथ्वी वैसे ध्रुवों पर चपटी हुई है, तो इतने में तो आपको दिख रहा होगा ना। ये वाला जो पोर्शन है बच्चा, गौर करना, जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है? इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, समझ रहे हो ना आप? और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। यानी कि जो उत्तर में सबसे लास्ट पॉइंट है उसको उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण में जो सबसे लास्ट पॉइंट है इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो गंगाधर तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक का मानना यह था कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए, यहाँ से आए। लेकिन हम लोग अपनी घर की बात कहाँ मानते हैं, इसलिए एक यूरोपीय लेखक मैक्स मूलर, इसने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए। अब आप मध्य एशिया कहाँ है आप चिंता न करना, हम आपको तुरंत दिखा रहे हैं, मैप दिखाएंगे, समझाएंगे।
तो आर्य जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि मध्य एशिया से आए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त है ना, सबसे ज़्यादा प्रूव्ड जो है वो इसी का माना जाता है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य जो स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब कि कब किया था, तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे। तिब्बत वही क्षेत्र है जिसको आज चाइना ने अपने अंडर में कर लिया है, वही तिब्बत है, ठीक। तो ये कुछ मत थे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा अगर सॉलिड पूछा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड अगर मत पूछा जाएगा तो वो मैक्स मूलर का माना जाएगा, ठीक है। खैर, तो आइए हम थोड़ा सा और आगे चलें और आपको एक मैप दिखाते हैं। ये रहा, देखिए, इसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया। इस सेंट्रल एशिया में अगर आप देखो तो यहाँ पर 5 मुख्य कंट्री आती हैं, जिनमें एक नाम लिखा है यहाँ पर कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। फिर यहाँ पर देखोगे तो उज्बेकिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये है किर्गिस्तान, और ये है बच्चा ताजिकिस्तान। आपको चारों पांचों दिख गया ना। तो जो पांचों तान वाले हैं, ये इनको बोलते क्या है, इनको बोलते हैं मध्य एशिया, या फिर इनको कहा जाता है सेंट्रल एशिया। यानी इस वाले क्षेत्र से जो आर्य लोग आए, वो आर्य लोग इस वाले क्षेत्र से आए, ऐसा मानना किसका है, ऐसा मैक्स मूलर ने हमको बताया कि आर्य जो है वो इस क्षेत्र से आए, ठीक है। खैर, तो हम चलते हैं आगे, और हमने भी यहाँ की बात मान ली, मैक्स मूलर की बात मान ली। अब यहाँ पर आप देखो तो ये इंडिया का यानी भारत का मैप आपको दिख रहा है। भारत के मैप में अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर यहाँ पर जो है बच्चा, ये तिब्बत लिखा ना, चाइना तिब्बत, ये है तिब्बत, तिब्बत आप देख लिए तिब्बत, ठीक है। आर्य लोग अगर आए तो आर्य रहे कहाँ, किस स्थान पर रहे, देखो हम आपको बता रहे हैं कि आर्य किस जगह पर रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पर मैप में समझाता हूँ। आप ध्यान से गौर से समझिएगा, दिखाता हूँ। देखिए, ये जो अफगानिस्तान वाला इलाका है, ये आप देख रहे हैं अफगानिस्तान। ये जो राजस्थान है, राजस्थान का जयपुर, लगभग आप ये वाला क्षेत्र देख लो ऐसा, ठीक। ये एक आंकड़ा लगाया जा सकता है। ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर जम्मू कश्मीर वाला इलाका, और अगर इधर देखोगे तो पश्चिमी गंगा का तट, यानी कुल मिला के इस तरह वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसी को क्या बोलते थे, इसी को आर्यावर्त बोलते थे, है ना, आर्यावर्त। इसलिए आज दक्षिण वाले को बच्चा क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। तो आर्य लोग यहाँ पर आकर के रहे, ठीक है। समझ लो, इतिहासकार का ये मानना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी के नाम पर जो है भारत का नाम क्या पड़ा, आर्यावर्त पड़ा। तो पहला पॉइंट आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा और आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए। तो यहाँ पर अगला नाम यहाँ पर मिलता है हमको भारत। तो अपने देश का नाम भारत, ये भारत जो है वो पहला स्रोत क्या है, महाभारत है। महाभारत में जो वर्णन है राजा दुष्यंत का, और शकुंतला, शकुंतला जो है वो विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बिटिया है शकुंतला। शकुंतला और दुष्यंत से गंधर्व विवाह होता है। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह, है ना। गंधर्व विवाह होता है, और फिर उससे जो है एक लड़का उत्पन्न होता है, जिसका नाम क्या होता है बच्चा, भरत। इस भरत के नाम पर, और ये भारत के लिए अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रूव्ड जो है वो यही है कि शकुंतला और राजा दुष्यंत के जो लड़का हुआ भरत, उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ठीक। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा स्रोत क्या कहता है, दूसरा स्रोत ये है कि जैन धर्म में जो जैन ग्रंथ है, इसके अनुसार जो है जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, जिन्हें ऋषभदेव या फिर इन्हीं को क्या कहा जाता था, आदिनाथ। इनमें जो जो तीर्थंकर हुए ना, उनको नाथ कहा गया, इसलिए आदि मतलब शुरुआत, शुरुआत के नाथ। इनके बड़े पुत्र थे भरत, इनके बड़े पुत्र का क्या नाम था, भरत। और एक छोटा लड़का था इनका, आपको मैं याद दिला दूं, तो इनका एक छोटा लड़का था, और उस छोटे लड़के का क्या नाम था, तो छोटा लड़का था उसका नाम था गोमतेश्वर बाहुबली। क्या नाम था, गोमतेश्वर बाहुबली। इन पॉइंट को अपने कॉपी में अच्छे से सजा लीजिएगा, लिख लीजिएगा। गोमतेश्वर बाहुबली ये छोटा लड़का है। तो जो गोमतेश्वर बाहुबली है, इसकी प्रतिमा जो है वो बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई, तो ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। कर्नाटक में एक स्थान है जिसका नाम है श्रवण गोला। बोलो क्या नाम है, श्रवण गोला। और जानते हो श्रवण गोला में ही 12 वर्ष में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 12 वर्ष में यहाँ पर महामस्तकाभिषेक होता है, महामस्तकाभिषेक होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। एक बात और बताऊं,
चलो एक रोचक बात और बताता हूँ। 2019 में आप जानते हो कि 2019 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई गई। जी सर। इसके पहले किसी भी व्यक्ति की बनी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा गोमतेश्वर बाहुबली की थी, जो कहाँ पर है, कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में है। इतना आप समझ रहे हो ना? ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो भरत, वैसे तो हमने कहा सबसे प्रूव्ड कौन सा है, शकुंतला और दुष्यंत के जो लड़के हैं वही सबसे प्रूव्ड यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलो अब अगला नाम यहाँ पर हमको देखने को मिलता है हमारे देश का, हिंदुस्तान। पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ भारत पर वो हुआ 518 बीसी में। किसने किया? फारसी या फिर ईरानियों ने किया। यहां पर आपको बता दें, जो फारस यानी ईरान का पुराना जो नाम है वो है क्या? फारस। और इस फारस में चल रहा था एक वंश जिसका नाम था हकामनी वंश, हकामनी या हखावनी वंश। ठीक है, तो हखामनी वंश का जो शासक इसका नाम था दारा प्रथम, दारा फर्स्ट, या अंग्रेजी में लिखा मिलेगा डेरियस या डरायस फर्स्ट। तो इस डेरियस या डरायस फर्स्ट ने जो है 518 बीसी में सबसे पहले उसने भारत पर आक्रमण किया। और भारत में घुसने का सबसे हमने बताया ना कि मेन पॉइंट कौन सा था? इंडस रिवर, सिंधु नदी। और वही फारसियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? इंद या इंदु कहा। इंदु बाद में हिंदू बना और इसी हिंदू से हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। ये सब मॉडिफिकेशन है, हिंदुस्तान पड़ गया है ना। फारसियों का आप जानते हो कि इनका पवित्र ग्रंथ क्या है? जिंद अवेस्ता। बोलो कौन सा है? तो जिंद अवेस्ता, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हिंदुस्तान, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान हो गया। सिंध नदी के किनारे रहने वाले लोग क्या है? सनातन धर्म को मानते थे, जो विश्व का सबसे पुराना धर्म है। क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? तो वो है सनातन धर्म। और जो सिंधु नदी के किनारे लोग रहते थे वो क्या कहलाए? उन्हीं को सनातन, मतलब वो उनको सनातनी कहा गया। ठीक है, अगला पॉइंट है इंडिया। तो दूसरा विदेशी आक्रमण 326 बीसी में हुआ, ग्रीक या यूनानियों द्वारा किया गया। इसमें कौन था? सिकंदर थर्ड या अलेक्जेंडर। सिकंदर थर्ड ने आक्रमण किया। ये कहाँ का था? तो ये मकदूनिया का था। मकदूनिया यानी मेसोडोनिया का था ये। ठीक है, हो सकता है आपको ग्रीस लिखा मिलेगा तो आप परेशान न होना। मकदूनिया का था कौन? अलेक्जेंडर। इसको बोलते थे क्या? सिकंदर तीसरा यानी सिकंदर थर्ड। इसने भारत पर आक्रमण किया। यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस कहा। इंडस कहा, जो बाद में इंडिया बना। और वही इंडिया जो है, वही इंडिया अब क्या बन गया? मतलब ग्रीक शब्द जो है वो इंडिया बना। जो इंडस था वही क्या बन गया बच्चा? तो वही इंडिया बन गया। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि 326 इसलिए महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि 326 बीसी में हाइडेस पीस का युद्ध हुआ था। हाइडेस पीज, आप कहोगे सर ये कौन सा युद्ध है? बस वही झेलम नदी के किनारे हाइडेस पीज का युद्ध हुआ था। हाइडेस पीज किस नदी को कहते हैं? झेलम को। झेलम को पुराणों में क्या नाम से पहचाना जाता है? वितस्ता। तो इस वितस्ता नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसमें आप जानते हो कौन कौन था? अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर थर्ड यानी सिकंदर तृतीय वर्सेस यहाँ पर था राजा पोरस। और राजा पोरस का साथ दे रहे थे गुरुजी चाणक्य। पोरस उनके पिताजी बमनी, उनकी मम्मी अनुसुईया। लेकिन का मामा नालायक था। क्यों? मामा का नाम था अंभी। अंभी जो है उसने जैसे ही भारत में एंट्री किया, किसने? सिकंदर ने, वैसे जा करके अपनी तलवार उनके कदमों में रख दिया। बोले साहब हमारे यहाँ के लोगों को कुछ मत कहना, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर इंडिया जो शब्द है ना, इसलिए हम आपको बताते हैं इंडिया शब्द जो है, तो यूरोपीय लोग कुछ दिन तक जो थे, यूरोपीय लोग जो है वो कुछ दिन तक इन लोगों ने भारत को क्या कहा? इंडी कहा। अगर आपको याद हो तो भारत की राजनीति में इंडिया गठबंधन चल रहा था ना, तो मोदी जी क्या कहते थे? इंडी गठबंधन कहते थे ना। तो शायद हो सकता, प्रतीत हो रहा होगा मोदी जी भी यूरोप के हैं, है ना। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन इंडी शब्द से हमने आपको बता दिया। ठीक है, एक इजिप्ट स्थान पड़ता है मिस्र। मिस्र का एक भूगोलवेत्ता था टालमी। टालमी, उसके लेखन में भी इंडिया शब्द मिलता है। और मैं आपको बताऊं तो यूनान का नाम सुना है? यूनान, यूनान का एक लेखक था, एक इतिहासकार था जिसका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था बच्चा? हेरोडोटस। इस हेरोडोटस ने भी इंडिया अपनी जो इसने जो अपनी पुस्तक लिखी हिस्टोरिया, इस हिस्टोरिया में इसने इंडिया का नाम वर्णित किया। तो आपको ये समझ में आ गया, इंडिया क्लियर हो गया। चलिए
अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं एक नाम और जम्बू द्वीप है। आप देखते हो कि जब पंडित जी घर में कथा कराने आते हैं ना, तो भारतवर्षे आर्यावर्ते, है ना, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे, ऐसा पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, देश देशांतरे। तो वहीं पर आप देखते हो कि एक जम्बू द्वीप का नाम लिया जाता है। तो जम्बू द्वीप हमारे देश का नाम था। इसका उल्लेख अशोक के शिलालेखों में, अशोक वही जिसको शोक न हो, अशोक जो है मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। इसके पिताजी जो बिंदुसार थे, और उनके पिताजी जो थे, जिनका नाम था, बिंदुसार के पिताजी का क्या नाम था बताइए, जिन्होंने मौर्य वंश की शुरुआत की थी, क्या नाम था? आप कमेंट करके मुझे बताओगे, तब तक हम आगे चल रहे हैं। तो अशोक जो है, अशोक के अभिलेख, सबसे पहले भारत में अगर अभिलेख लिखना शुरू किया तो किसने शुरू किया? अभिलेख ने शुरू किया। लेकिन आपसे एक प्रश्न और पूछ लेता हूं कि विश्व का सबसे पुराना या सबसे पहला अभिलेख, सबसे पुराना अभिलेख आप बताइए कि कौन सा है? आप कमेंट करिएगा, ना पता हो तब भी आप कमेंट करना, हम आपको बताएंगे कि विश्व का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है। ठीक है, चलिए। तो इनके अभिलेख प्रायः किसमें? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। दो लिपियां और हैं जिसमें ग्रीक है और अरमाइक है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर अभिलेख की बात करेंगे तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किसके? अशोक के। ठीक है, चलिए। अब यहां पर आप देखेंगे तो अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले 1750 इसमें पैंथेलर नामक व्यक्ति ने की थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पहली बार 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। ये 1837 भी इंपॉर्टेंट है, जेम्स प्रिंसेप भी इंपॉर्टेंट है। 1837 में सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अशोक के आप देखते हो कि कितने कितने बड़े अशोक के जो हैं वो अभिलेख जो हैं वो शिलालेख भी हैं और गुम्फा लेख भी हैं। वो बाकी हम अशोक के उसमें पढ़ेंगे, जब हम अशोक को पढ़ेंगे तब हम वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। एक नाम हमको और देखने को मिलता है यिंतू। चीनी यात्रियों का विवरण से प्राप्त हुआ। चीनी यात्रियों में आप जानते हो जैसे फाहियान भारत आया। कौन? फाहियान का नाम सुना है? फाहियान, फाहियान ने, फाहियान आया। जैसे इत्सिंग आया, इत्सिंग, इनके नाम ना सुने होंगे तो सुन लो। इत्सिंग आया, और यहाँ पर एक और, हाँ फाहियान लिखा तो है, फाहियान आया, इसने फाक्यूकी नामक पुस्तक लिखी, है ना। और ह्वेनसांग चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, इसने सियूकी नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था चीनी यात्री? फाहियान आया था, देख रहे हो ना। और ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, इसने सियूकी नामक पुस्तक लिखी। तो इसमें इन लोगों ने भारत को जो है वो ये भारत के लिए यिंतु शब्द का प्रयोग किया, यिनतु, समझ गए। और इन लोगों ने कहा कि भारत का जो आकार है वो दक्षिण में सकरा और उत्तर में चौड़ा है। अगर आप देखें भारत का मैप तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये वाला है जो है, ये दक्षिण वाला इलाका आपको नीचे दिख रहा है ना, दक्षिण में क्या बताइए? सकरा है, और उत्तर में क्या है बच्चा यहाँ पर? तो उत्तर में चौड़ा है ना, और दक्षिण में सकरा है। इन लोगों ने बताया, किसने? यही जो चाइनीज लोग आए। ठीक है, चलिए। हाँ, तो आपने लिख दिया ना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? वो अशोक के पिताजी के पिताजी थे। इतनी बात हो गई। यहाँ पर यिंतु जो है, फाहियान आया, फाहियान ने फाक्यूकी नामक पुस्तक लिखी, और ह्वेनसांग ने सियूकी नामक पुस्तक लिखी। कई देश भारत को लैंड ऑफ बुद्धास कहते हैं, यानी बुद्ध की धरती कहते हैं। ये तो भारत का उपनाम है। जैसे लैंड ऑफ स्नैक चार्मर, भारत को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ स्नैक चार्मर। आपको बता दें हम कि सबसे ज़्यादा सपेरे भारत में पाए जाते हैं, सपेरों का देश। लेकिन सबसे ज़्यादा सांप कहाँ पाए जाते हैं? एक बढ़िया पॉइंट है, ये भी आप कमेंट करके लिखिएगा। ठीक है, भारत को गोल्डन स्पैरो भी कहा गया। गोल्डन स्पैरो, गोल्डन स्पैरो का मतलब हुआ सोन चिड़ैया, यानी सोने की चिड़िया। ठीक है, और स्नेक चार्मर हो गया, लैंड ऑफ बुद्धास हो गया, बुद्ध की धरती। तो ये उपनाम है भारत के। चीनी यात्रियों ने अपनी पुस्तक में भारत के लिए यिंतु शब्द का प्रयोग किया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, हाँ, विदेशी आक्रमण के समय भारत सोने की चिड़िया यानी गोल्डन स्पैरो कहा जाता था। अंग्रेजों ने भारत को सपेरों का देश कहा है। वर्तमान में अपने देश की केवल दो नाम है। वर्तमान में नाम जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। क्या कहा गया? ध्यान से देखिए, इंडिया एक शब्द, दैट इज भारत, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यही राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया, इंडिया जो कि भारत, या इंडिया यानी भारत जो राज्यों का संघ होगा। आपको समझ में आ गया ना? इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है।
इसके बाद मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे सुमेरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, इसे सुमेरियन कहा जाता है। तो सुमेरियन सभ्यता के अभिलेखों में सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल होता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह है मेलुहा। मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता के वजह से भारत को जाना जाता है, समझ लो ना। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कहाँ पर है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता वो कहाँ पर, इराक में। और ये दो नदियों का संगम है यहाँ पर, एक नदी है दजला, दजला, और एक नदी का नाम है फरात। तो दजला और फरात नदियों के संगम पर जो है, बीच में जो है, ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसको कहते हैं यूफ्रेटस नदी, यूफ्रेटस, मान लो ये लिखा मिले तो आप परेशान ना होना, यही नाम है यूफ्रेटस। और इसको कहते हैं टिग्रिस नदी, ठीक है। तो यूफ्रेटस और टिग्रिस यानी कि दजला एवं फरात नदियां, इतनी बात तो क्लियर हो गई, बहुत अच्छे। अब एक बात देखिए कि भारत का प्राचीन नाम, एक नाम अभी और बचा है, उसको हम लास्ट में बताएंगे, आप चिंता नहीं करिएगा। भारत का प्राचीन नाम, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिल्ली सुल्तानेट में यानी कि सल्तनत काल में, सल्तनत काल में भारत के सल्तनत काल और मुगल काल। तो पहले आप ये समझ लो कि सल्तनत काल की शुरुआत यानी दिल्ली सुल्तानेट की शुरुआत कब से होती है। दिल्ली सुल्तानेट की शुरुआत होती है तभी से जब से कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में शुरू करता है रहना, यानी कि 1206 से लेकर के और यहाँ पर 1526 तक चलता है दिल्ली सुल्तानेट, जिसमें आप देखते हो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 वंश यहाँ पर दिल्ली सुल्तानेट में हमको पढ़ने को मिलते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद जो मुगल काल है, मुगल काल पढ़ा जाता है 1526 से लेकर के 1707 तक। यहाँ पर आप देखो तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीरा, शाहजहां और औरंगजेब, ये पूरे यहाँ तक जो है ये बिल्कुल लायक शासक होते हैं, इसको मुगल काल कहा जाता है। और इसके बाद मुगलोत्तर काल आता है या फिर उत्तर मुगल काल आता है, जो 150 वर्षों तक चलता है, 1707 से लेकर के 1857 तक, जब तक विद्रोह होता है, ठीक। तो इस समय भारत को अन्य अन्य नामों से जाना गया, जिसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अल हिंद, हिंद, हिंदुस्तान, सिंध, हिंद आदि शब्दों का जिक्र हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए तो विष्णु पुराण में क्या लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और उनकी संतानों को क्या कहते हैं, भारतीय कहते हैं। समझ में आई इतनी बात, अच्छा। अब आपको एक नाम और बताता हूं, एक नाम यहां पर हम आपको और बताते हैं जो कि ब्रह्मवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मवर्त, शायद आपने कभी सुना ही होगा, शायद सुना होगा, वैसे तो मुश्किल ही है। भारत का एक नाम और बोला जाता है जिसका नाम है ब्रह्मवर्त, ठीक है, ब्रह्मवर्त, ओके। अब ये ब्रह्मवर्त जो है वो क्या है, ब्रह्मवर्त का जो यहां पर माना गया है वो 2 नदियां हैं। एक नदी है, ध्यान से सुनना, अच्छा, एक नदी है सरस्वती, सरस्वती, और एक नदी है दृष्टद्वती। दृष्टद्वती को ही क्या कहते हैं, घग्घर कहते हैं, घग्घर, ठीक है, यहाँ पर गा बना सकते हो आप, घग्घर कहते हैं। तो दृष्ट सरस्वती और दृष्टद्वती जो नदियों के बीच की जो जगह है उसको क्या कहते हैं, उसको ब्रह्मवर्त कहा गया, समझ रहे हो। एक इतिहासकार है जिनका नाम है हेमंत कुमार, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है हेमंत कुमार। अगर इनकी माने तो ब्रह्मवर्त पहले नाम था और फिर आर्यावर्त पड़ा, ये इनका मानना है केवल, ठीक है। और सुनो, ये जो ब्रह्मवर्त है ना, ये पुराना नाम है किसका, ओल्डेस्ट नेम, ये ओल्डेस्ट नेम है किसका, पंजाब एंड हरियाणा। तो आप ये कह सकते हो कि जो ब्रह्मवर्त है वो पंजाब और हरियाणा का पुराना नाम है। आपको एक बात और बताऊं, एक बात और बताऊं, जो ये ब्रह्मवर्त है ना, इसको एक अपने यहाँ दार्शनिक बहुत बड़े लेखक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है कालिदास। कालिदास ने जो है एक किताब लिखी है, महाकाव्य लिखा, जिसका नाम है मेघदूत, याद है आपको, मेघदूत। उन्होंने मेघदूत में ब्रह्मवर्त को पता क्या माना, ब्रह्मवर्त को कुरुक्षेत्र माना,
यानी उनका उनका मानना है कि जो ब्रह्मवत्र वाला इलाका है वो क्या है, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र आप जानते हो हरियाणा में मिलता है कुरुक्षेत्र, है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ से पूरा हमने ये समझ लिया, ब्रह्मवर्त हो गया, और अगर हम देखें तो भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, और इंडिया हो गया। ये सारे विभिन्न नाम हमने यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा ये जो ब्रह्मवर्त है ये कहाँ पढ़ने को मिलता है, तो मनुस्मृति जानते हो, मनुस्मृति। मनुस्मृति में जो है ये भारत अपने देश का नाम जो है वो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया है। ठीक है, या फिर उल्लेखित है। चलिए, तो ये क्लास हुई कंप्लीट, कैसी रही आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब आगे हम और भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।